नमस्कार मित्रों, स्टडी विद अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि आज की क्लास में सौरमंडल के तीसरे पार्ट पर चर्चा की जाएगी। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पर चर्चा किया। देखिए, जैसे यहाँ पर पहला क्या लिखा गया, बृहस्पति। तो बृहस्पति के सापेक्ष क्या देख लिया जाएगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवा ग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवा ग्रह। ऐसे कि बताया गया था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और समस्त आठों ग्रह, जितने भी 8 ग्रह हैं, सब सूर्य की परिक्रमा निश्चित समय पर निश्चित पथ पर कर रहे हैं। हम पिछली क्लास में 4 ग्रहों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण पर चर्चा करनी है। तो पहला यहाँ पर जो लिया गया है कि मतलब बृहस्पति ग्रह तो सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यह भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि इसका आवर्तकाल 11.8 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति ग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो बृहस्पति ग्रह का आवर्तकाल 11.8 वर्ष होता है। ठीक। दूसरी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, बृहस्पति और शनि के सापेक्ष। अभी तक क्या था कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह था। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल प्राकृतिक उपग्रह इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 79। कुल प्राकृतिक उपग्रह कितने, 79। प्रमुख ग्रह क्या हो जाएगा, गैनीमीड। प्रमुख ग्रह क्या हो जाएगा, गैनीमीड। गैनीमीड के सापेक्ष हम ये समझ सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। तो ये काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पहली चीज कि गैनीमीड किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तब गैनीमीड किसका प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा, बृहस्पति का। या हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा, तब क्या हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा, गैनीमीड हो जाएगा। इसी के साथ साथ इसके 2 और प्रमुख प्राकृतिक उपग्रह हैं, आयो और यूरोपा। प्रमुख 2, आयो और यूरोपा। आयो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तब आयो बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। और यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो यूरोपा भी किसका हो जाएगा, बृहस्पति का हो जाएगा। ठीक। तो 3-4 चीजें बताई गई कि सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आवर्तकाल 11.8 वर्ष है, कुल प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी, 79। और गैनीमीड इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। और यही नहीं, सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा, गैनीमीड हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इसके अन्य 2 प्रमुख प्राकृतिक उपग्रह आयो और यूरोपा। ठीक है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बृहस्पति ग्रह और तारा दोनों का गुणधर्म रखता है।
रखता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। रेडियो ऊर्जा होती है। बृहस्पति सूर्य और तारा दोनों की गुणधर्म रखता है। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा कि बृहस्पति के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। अब ये क्यों होती है इसको आप समझिए कि यह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है और लगातार घूर्णन कर रहा है, लेकिन इसका जो घूर्णन है, बृहस्पति का घूर्णन, इसका बृहस्पति के बारे में चर्चा की जा रही है कि बृहस्पति का घूर्णन सबसे तीव्र गति से है, सबसे तीव्र गति से है। इस घूर्णन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का विकास होता है। चुंबकीय क्षेत्र का विकास होगा। अतः यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाएगी? रेडियो ऊर्जा। रेडियो ऊर्जा। आप लोगों को क्या बताया गया था कि सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सूर्य रहेगा, तारा रहेगा, और वहां पर ऊर्जा होने का मेन रीजन या कारण क्या बनेगा कि वहां पर होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। लेकिन बृहस्पति ग्रह में ऐसा नहीं है। बृहस्पति ग्रह का घूर्णन काफी तीव्र गति से होता है। अगर क्वेश्चन बना कि वह कौन सा ग्रह है जो अपने गति पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है, तब आंसर क्या बनेगा? आपका बृहस्पति बनेगा। और इसका घूर्णन अत्यधिक तीव्र होने की वजह से इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का विकास होगा, जिसकी वजह से बृहस्पति ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। ठीक है ना? इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको एक बार जरूर देखिएगा कि धरती के क्रम में 5वां ग्रह है, उसके बाद सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह है, उसके बाद आवर्तकाल 11.8, कुल प्राकृतिक उपग्रह कितने? 79 गैनीमीड सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्रमुख अन्य 2 ग्रह कौन कौन से? आयो और यूरोपा। और इसके पास स्वयं की क्या पाई जाती है? रेडियो ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। दूसरा जो अगला पॉइंट है शनि। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा? शनि। यहाँ पर भी 2-3 सामान्य चीजें हैं शनि के सापेक्ष कि सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां ग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां ग्रह। अगला पॉइंट कि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 29.4 वर्ष। शनि का आवर्तकाल कितना? 29.4 वर्ष। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह। यहां पर देख लिया जाएगा, सर्वाधिक की बात की गई कि पहले कितना था और वर्तमान में कितना है। पहले इसके पास 62 थे, ठीक है ना? वर्तमान में कितना? 82। कुल कितना खोजा गया ग्रह? खोजा गया यहाँ पर टोटल 20 ग्रह। कितने ग्रह खोजे गए? 20 ग्रह। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी तक इसके पहले जब ये खोज हुई तब इसके पहले सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह हमारा कौन सा था? बृहस्पति था। कुल प्राकृतिक उपग्रह कितने थे? 79। लेकिन वर्तमान में वह कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं? तब नया आंसर क्या बन गया है? शनि। और कुल प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी? 82। पहले कितनी थी? 62 थी। मतलब कितने नए खोजे गए? 20 खोजे गए। ठीक है ना? ठीक। आगे देखा जाएगा कि शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह
टाइटन। क्या हो जाएगा? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको एक बार जरूर देखिएगा। एक चीज और, शनि के वायुमंडल, शनि और बृहस्पति दोनों के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, मीथेन और अमोनिया मुख्य रूप से पाई जाती है। शनि और बृहस्पति दोनों पर वायुमंडल पाया जाएगा, अरुण पर भी वायुमंडल पाया जाएगा और वरुण पर भी वायुमंडल पाया जाएगा। प्रमुख गैसें कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम अत्यधिक मात्रा, मतलब कि बहुतायत में पाई जाएंगी, और मेथेन और अमोनिया अल्प मात्रा में पाई जाएंगी। ये दोनों की बात चल रही है, शनि का भी और बृहस्पति का भी। यहाँ पर क्या देखा गया कि सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां ग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, आवर्तकाल 29.4 वर्ष, सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह। पहले कितना? 62, वर्तमान में कितना? 82। कुल कितने नए खोजे गए? 20 खोजे गए। और यह कहाँ से खोजा गया? तो हवाई दूर पर सुबारू नामक दूरबीन के माध्यम से खोजा गया है। और यहाँ पर भी जो ज्यादातर जो प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए हैं बहुत छोटे आकार के, उनका जो मतलब साइज है लगभग 5 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के मतलब हिसाब से है। ठीक, इसके बाद ये काफी पेपर में आया हुआ है कि शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? अब आंसर क्या बन जाएगा? टाइटन बन जाएगा। एक चीज और कि शनि के चारों तरफ वलय पाया जाता है, वलय गैसों का घेरा वलय पाया जाएगा। और कुल वलयों की संख्या कितनी? 7। कुल वलयों की संख्या कितनी? 7। तो वह कौन सा सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय पाए जाएंगे? तब आंसर क्या बन जाएगा? शनि हो जाएगा। या वलयों वाला ग्रह किसको कहा जाएगा? तब वलयों वाला ग्रह किसको बोला जाएगा? शनि को बोला जाएगा। और कुल वलयों की संख्या कितनी? 7। ठीक है ना। एक चीज और यहाँ पर देखा जा सकता है, इसका कलर मतलब इसका रंग, तो ये मुख्यतः पीले रंग का होता है। किस रंग का हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। शनि के बारे में ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसका रंग पीला होता है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें बहुतायत में पाई जाती हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। आवर्तकाल 29.4 वर्ष होता है। या इस समय सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास? शनि के पास। टोटल कितना? 82। पहले कितना था? 62। कितना नया खोजा गया? 20। और उसके बाद इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? टाइटन। दूसरी चीज मतलब वलयों वाला ग्रह किसको बोला जाएगा? शनि को बोला जाएगा। और कुल वलयों की संख्या कितनी? 7। अगला जो हमारा ग्रह है अरुण ग्रह। वही सेम चीज है कि सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां, सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह। ठीक, और उसके बाद क्या बन जाएगा कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन यहां पर भी क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन, 4 गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और ये हाइड्रोजन। आगे देखते हैं कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कारण क्या है कि इसका जो अक्षीय झुकाव है सबसे ज्यादा, इसका अक्षीय झुकाव कितना? 97 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 7 मिनट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा। तब सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। और कुल कितना झुका हुआ है? 97 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और बच रहा है इसके सापेक्ष कि इसका जो घूर्णन है,
शुक्र के समान, शुक्र के समान पूरब से पश्चिम दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा में, पृथ्वी के विपरीत और शुक्र के समान पूरब से पश्चिम दिशा में इसका घूर्णन होता है, इसका अरुण। ठीक है, देखिए सूर्य से दूरी की क्रम में 7वां बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैसें पाई जाती हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह इसलिए बोला जाता है कि मतलब इसका अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा 97 डिग्री 7 मिनट है और इसका घूर्णन कितना, इसका घूर्णन शुक्र के समान और पृथ्वी के विपरीत पूरब से पश्चिम दिशा में होता है। अगला जो हमारा ग्रह है वरुण, इसके बारे में 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है कि ये सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित है। इसका क्रम दूरी के हिसाब से कौन सा होता है, 8वां होता है। और इसका आवर्तकाल कितना, 164.8 वर्ष होता है। और इसके भी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसके भी वायुमंडल में क्या पाई जाएगी, हाइड्रोजन पाया जाएगा, हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम पाया जाएगा, हीलियम के साथ साथ मीथेन पाया जाएगा और अमोनिया पाया जाएगा। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में, अरुण के बारे में और वरुण के बारे में। अब अगर देख लिया जाए तो सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं सब के बारे में लगभग जो महत्वपूर्ण चीजें हैं और जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, लगभग सब पे चर्चा हो गई। ठीक है ना। तो इसी के सापेक्ष इसमें कुछ और चीजें हैं, उनको देख लिया जाएगा। जैसे क्षुद्र ग्रह क्या होता है, या उल्का क्या है, या उल्का पिंड क्या है, या धूमकेतु क्या होता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ये मतलब छोटी छोटी और महत्वपूर्ण चीजें मतलब क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखा जाएगा उल्का या उल्का पिंड, उल्का या उल्का पिंड। देखिए उल्का की उल्का क्या, उल्का सबको पता है कि ब्रह्मांड में समस्त आकाशीय पिंड, समस्त आकाशीय पिंड गतिमान है, समस्त आकाशीय पिंड गतिमान है। अब लेकिन इनकी जो गति का जो पथ है वो निश्चित है और एक निश्चित वेग से निश्चित पथ पर निश्चित समय पर एक दूसरे के सापेक्ष ये गतिमान है। ठीक है ना। देखते हैं अब यहाँ पर उल्का, ये ब्रह्मांड के छोटे छोटे पिंड होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे आकाशीय पिंड हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है ना। ब्रह्मांड के बहुत छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और किसी दूसरे पिंड की कक्षा में चले जाते हैं और वहां पर घर्षण की वजह से ये मतलब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए ये जो उल्का की घटना है इसको हम समझते हैं पृथ्वी के सापेक्ष, सबसे इजी है और समझने में आसानी रहेगी। ठीक, तो पृथ्वी का अपना खुद का वायुमंडल है कि पृथ्वी का वायुमंडल में कई प्रकार के मंडल। तो वायुमंडल पर हम क्या जानते हैं कि वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन सा, आयन मंडल। कैसा मंडल, आयन मंडल। अब अगर यही छोटे छोटे पिंड अपने मार्ग से भटक करके पृथ्वी के सापेक्ष गति करने लगे और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लें, अब जब यही पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा तो आयन मंडल सबसे गर्म मंडल, टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके पास इस प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, घर्षण की वजह से इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा भी हो जाता है।
ठीक है ना। दूसरी चीज कि ये इनका साइज बहुत छोटा, मतलब छोटा साइज है। अब गर्मी और घर्षण की वजह से ये छोटे छोटे होते, अतः मतलब क्या होता है कि मतलब ये एक जलती हुई तरंगों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कब? जब इनका साइज बहुत छोटा होगा। अब जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और ये घर्षण की वजह से, गर्मी की वजह से बहुत अत्यधिक गर्म हो जाएगा, तब ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही समाप्त हो जाएगा और हमको ये मतलब जलती हुई तरंगों के रूप में, मतलब इस प्रकार से रेखा के रूप में दिखाई पड़ता है। और ये घटना मुख्य रूप से आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में होती है। आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में होती है, ठीक है ना। अब इस प्रकार की जब घटना वायुमंडल में होती है, तब इसी घटना को बोला जाता है टूटता तारा। टूटता तारा, टूटता तारा क्या है? जब कोई आकाशीय पिंड अपनी कक्षा से भटक करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाए और जल करके पूर्णतः समाप्त हो जाए, तब ये जलते हुए तरंगों के रूप में दिखाई पड़ेगा और इसी घटना को क्या बोला जाएगा? टूटता तारा। तो टूटता तारा घटना मुख्य रूप से कहां पर होती है? आयन मंडल में। या किस किस मंडल में होने की संभावना है? तो आयन मंडल और मध्य मंडल, ठीक है ना। अब अगर आकाशीय पिंड पूर्णतः जल करके समाप्त हो जाएगा, तब इसको उल्का बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उल्का। लेकिन अगर कभी कभी यही आकाशीय पिंड आकार में बड़े हों और पृथ्वी के वायुमंडल में पूर्णतः जल करके समाप्त ना हो पाए और अंततः आकर के धरातल से टकराएंगे, तब इस प्रकार के पिंड को क्या बोला जाएगा? उल्का पिंड। क्या बोला जाएगा? उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड में यही अंतर होता है। यदि कोई पिंड अपनी कक्षा से भटक करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाए और वह पूर्णतः जल करके समाप्त हो जाएगा वायुमंडल में, तब इसको बोला जाएगा उल्का। और जब उसका द्रव्यमान ज्यादा हो, मतलब उसका आकार बड़ा हो और जलने के बावजूद भी वह पूर्णतः समाप्त ना हो और आकर के पृथ्वी की सतह से टकराएगा, तब इस प्रकार के पिंड को क्या बोला जाएगा? उल्का पिंड बोला जाएगा, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है हमारा क्षुद्र ग्रह। ये भी महत्वपूर्ण है कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। देखिए ऐसे समझिए कि अगर यहां पर सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि अब यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं मंगल, सूर्य के बाद यहां पर मंगल है और यहां पर क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे गैसीय हिमानी कण, गैसीय हिमानी बर्फ के कण होते हैं, इन्हीं को बोला जाएगा क्या? क्षुद्र ग्रह। देखिए ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति किन किन ग्रहों के बीच में होती है। तो मंगल और बुध, मंगल और बृहस्पति मुख्य रूप से, कि अधिकांशतः क्षुद्र ग्रहों की उपस्थिति किन किन ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। और ये लगातार किसकी परिक्रमा करते रहते हैं? सूर्य की। ऐसे सूर्य की मतलब क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करेगा? क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करेगा? सूर्य की करेगा। और इसकी उपस्थिति कहां पर? मंगल और बृहस्पति के बीच में। या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब वह आकाशीय पिंड जो काफी छोटे छोटे पथरीले गैसीय और हिमानी बर्फ के बने हुए होते हैं और इनकी उपस्थिति कहां पर? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में होती है। और ये निश्चित समय पर लंबी दूरी के सापेक्ष लंबी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करेंगे। तो इस प्रकार के आकाशीय पिंडों को क्या बोला जाएगा? क्षुद्र ग्रह बोला जाएगा। एक अंतिम बिंदु बचा हुआ है धूमकेतु। कि धूमकेतु किसको कहते हैं? धूमकेतु इसी प्रकार से होता है कि सूर्य से सर्वाधिक लंबी दूरी पर, सूर्य से सर्वाधिक लंबी दूरी पर धूमकेतु, अगर ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक। सबसे अंतिम ग्रह मैंने क्या बताया? वरुण। वरुण के बाद भी काफी दूर,
वरुण से भी काफी दूर, सूर्य से काफी लंबी दूरी पर, मुख्यतः अंधेरे में। कारण क्या है कि ये इतना दूर होता है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। सूर्य से काफी दूर, अंधेरे में और ठंडे मतलब जब सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तब ऊर्जा नहीं जाएगी, ऊर्जा नहीं जाएगी तब ठंडा एरिया रहेगा। ठंड में रहने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो असीमित और अनियंत्रित गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस प्रकार के आकाशीय पिंडों को क्या बोला जाएगा? धूमकेतु बोला जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आज सोलर सिस्टम का लगभग जो महत्वपूर्ण चीजें हैं लगभग समाप्त हो गई। पहले पार्ट में आप लोगों को बताया गया मतलब सोलर सिस्टम का जन्मदाता कौन या सौर मंडल का जन्मदाता कौन, सूर्य के बारे में। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था प्रमुख बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में और मंगल के बारे में। और आज ये तीसरा वीडियो बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में और वरुण के बारे में। उसके सापेक्ष 3 चीजें, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काश्म और क्षुद्र ग्रह। ठीक है ना। अब इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए तरीके से मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।